everyone, this is Zainul Arfeen from tutoria.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this session. और आज हम बात करेंगे आपकी बुक के 6th चैप्टर की, दैट इज बिहेवियर। हम देखेंगे कि इस चैप्टर में ब्रीफली क्या चीज़ें बताई गई हैं। ह्यूमन बीइंग्स हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ चीज़ें हमें खुश करती हैं तो कुछ हमें सैड कर देती हैं। कई जगहों पे हम रोते हैं तो कुछ चीज़ों से हम हंसते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? वो बिहेवियर्स हैं। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव। और ये सारा सेट जो है इन बिहेवियर्स का, उन्हीं को आज हम देख रहे हैं। द एंटायर पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज मेड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू द स्टिमुलाई ऑफ इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बिहेवियर। यानी कि अपने एनवायरनमेंट से आने वाले जो स्टिमुलस हैं उनके अकॉर्डिंग कोई भी रिस्पॉन्स देना बिहेवियर कहलाता है। बिहेवियर जो है उसका एक बहुत गहरा ताल्लुक है स्टिमुलाई के साथ, यानी वो चीज़ जो किसी बिहेवियर को इंसाइट कर रही है, जिसके रिस्पॉन्स में कोई बिहेवियर शो किया जा रहा है। अब जो स्टिमुलाई हैं उनको डिफरेंट तरीक़ों से प्रोसेस किया जाता है, या उनके साथ जो हम लोग हैं, इंसान हो गए, जानवर हो गए, वो डिफरेंट तरीक़ों से इंटरैक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि स्टिमुलाई को किस तरह से रिसीव किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ सूंघ रहे हैं, कोई खुशबू है या कोई बुरी स्मेल है, तो वो आप अपने नाक के थ्रू उसको सूंघते हैं। दैट इज रिसेप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टिमुलाई। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब इंटरप्रेट क्या करेंगे आप? आपको सिर्फ ये पता है कि कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई गुलाब का फूल, आप उसको सूंघेंगे तो देन आप इंटरप्रेट करेंगे कि वो एक अच्छी खुशबू है। या अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ से यूजुअली बुरी स्मेल आती है, तो भी जब तक आप उसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि ये बुरी स्मेल है, आप रिएक्शन नहीं देंगे। तो ये चीज़ें इस तरह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं अगेंस्ट दीज थिंग्स। फिर जो एक स्टिमुलस है उस पर रिस्पॉन्ड करने के डिफरेंट तरीके हैं, या उस पर डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेज दिए जा सकते हैं। एक तो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जैसे कि अगर आपको किसी ने कोई जोक सुनाया तो आप हंसेंगे या खुश होंगे, दैट इज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। फिर है नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब फॉर एग्जांपल आपको किसी ने डांट दिया तो आप सैड हो जाएंगे या उस पर अच्छे से रिएक्ट नहीं करेंगे, दैट वुड बी अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। या एक चीज़ होती है जो थर्ड है इग्नोर्ड रिस्पॉन्स। इग्नोर्ड का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं से गुजर रहे हैं और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो उस बात से आपका कोई मतलब नहीं है। वो आवाज़ जो है वो एक स्टिमुलस ज़रूर है, लेकिन आप उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो दैट इज़ एन इग्नोर्ड रिस्पॉन्स। फिर जो बहुत सारे बिहेवियर्स हैं उनके लिंक जो हैं वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स के साथ होते हैं। उन्हीं में से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे बायोलॉजिकल रिदम्स के अंदर आती हैं। द साइक्लिक पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस or changes in activity of living organisms that are in response to periodic environmental changes। यानी कि ऐसी चीज़ें जो periodic environmental changes के अगेंस्ट हो रही हों, उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम्स। जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं वो कंट्रोल होते हैं एक ख़ास किस्म की चीज़ से, जिन्हें हम यूजुअली कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स। The internal mechanisms by which such a rhythmic phenomenon occurs and is maintained even in the absence of an apparent environmental stimulus is termed as biological clock। यानी कि किसी environmental stimulus के बगैर भी जब वो रिदम कंटिन्यूसली होता रहता है तो वो किसके थ्रू हो रहा है? वो बायोलॉजिकल क्लॉक्स के थ्रू हो रहा है। अब बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो एक बहुत डीपली स्टडीड या डीपली अंडरस्टूड मैकेनिज्म नहीं है, बट स्टिल जो है हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इससे समहाउ रिलेटेड होते हैं। अब वो जो रिस्पॉन्सेज हैं जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, उनमें से एक चीज़ है सर्केडियन रिदम्स। अब सर्केडियन रिदम क्या है? दैट इज़ अ 24 आवर साइकिल शोन बाय फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। यानी हर ऑर्गेनिज्म में जो एक दिन होता है पूरा, उसमें डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं, कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं और वो एक रिदमिक वे में हो रहे होते हैं। वो उसी तरह से हर रोज़ रिपीट भी होते हैं, तो उनको हम सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। अब सर्केडियन रिदम्स को क्या चीज़ें फॉलो करती हैं? हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा ब्लड प्रेशर,
सोते हुए और होता है, जागते हुए और होता है, एक्टिविटी के टाइम पे और होता है, रेस्ट के टाइम पे और होता है। फिर यूरिन प्रोडक्शन, कुछ लोगों के टाइमिंग सेट हो जाते हैं या वो भी एक रिदम को फॉलो कर रहे होते हैं। हमारा जो स्लीप वेक साइकिल है, सोने जागने का टाइम, वो भी एक रिदम के थ्रू चल रहा होता है कि हम रात को सोते हैं, दिन को जागते हैं। कुछ लोगों के ये रिदम्स डिस्टर्ब भी हो जाते हैं ओवर टाइम अगर वो एक ही बिहेवियर को रिपीट करते रहें कि वो दिन को देर तक सोते रहें और रात लेट जागते रहें। तो हमारे सर्केडियन रिदम्स जो हैं दे आर प्रोन टू डिस्टर्बेंसेस। उसके अलावा हमारे जो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस हैं वो भी एक रिदम में चल रही होती हैं। अब जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो इन सर्केडियन रिदम्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो एनिमल्स जो दिन के टाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी उनकी जितनी भी बिहेवियरल एक्टिविटीज़ हैं वो डे टाइम की होती हैं, हम उन्हें डाययूरिनल एनिमल्स कहते हैं। उसमें हमारे पास हनी बीज आ जाती हैं, पिजन्स आ जाते हैं, क्योंकि ये अपना सारा काम जो है दिन के टाइम कर रहे होते हैं, सारी एक्टिविटीज़, और शाम का या रात का जो टाइम है वो रेस्ट के लिए होता है। फिर दूसरी तरफ हमारे पास नॉकटर्नल एनिमल्स हैं। ये वो एनिमल्स हैं जिनकी मेजॉरिटी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रात के टाइम होती हैं। सारे के सारे काम उन्होंने रात में करने होते हैं और दिन जो है उनका रेस्ट के लिए होता है। उसमें हमारे पास बैट्स आ जाती हैं, यानी जो चमगादड़ होती है, जो आउल है यानी उल्लू जो है, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं ये रात में होती हैं। फिर हमारे पास एनिमल्स की एक थर्ड कैटेगरी भी है, दैट इज क्रिपस्कुलर एनिमल्स। ये वो एनिमल्स हैं जो ज़्यादातर डॉन या डस्क के टाइम पे एक्टिव होते हैं, यानी सारे के सारे काम या बहुत सुबह सुबह कर रहे हैं या शाम के टाइम, तो इनको हम कहते हैं क्रिपस्कुलर एनिमल्स। हमारे पास एक क्रैब्स जो हैं वो फिजिटिंग क्रैब्स, वो जो हैं वो क्रिपस्कुलर एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स जो हैं जो इनेट होते हैं, behaviors resulting from genetically determined neural programs that are part of the nervous system at the time of the birth or develop at an appropriate point in maturation, ये सारे के सारे innate behaviors होते हैं। अब innate behaviors की एक सबसे छोटी सी एग्जांपल ये है कि जो बिल्ली के बच्चे होते हैं वो जैसे ही पैदा होते हैं उनको पता होता है कि उन्होंने फीड कैसे करना है। वो somehow ढूंढ लेते हैं कि how to feed on their mother's milk। इसी तरह जो हमारे जो इन्फेंट्स होते हैं, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, अगर उसके आप मुंह के अराउंड उसको ऐसे टच करें तो वो आपकी उंगली को चूसने लगेगा। क्यों? कि उसका एक इंस्टिंक्ट है, एक इनेट बिहेवियर है सकलिंग का, उसे पता है कि उसने दूध कैसे पीना है। तो वो जो चीज़ है वो एक इनेट बिहेवियर है कि उसके पास अगर उंगली भी जाएगी तो वो इसी तरह उसको परसीव करेगा। इनेट बिहेवियर्स में आगे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। उनमें से एक है ओरिएंटेशन बिहेवियर्स। When an organism changes its position relative to points of the specific direction in response to some stimuli, यानी कि कुछ खास स्टिमुलस जो है उसके अगेंस्ट एक ऑर्गेनिज्म अपनी जो लोकेशन है वो चेंज कर रहा है। अब ओरिएंटेशन बिहेवियर्स में हमारे पास टैक्सिस आ जाता है। टैक्सिस क्या है? टैक्सिस इज डायरेक्शनल मूवमेंट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ सर्टेन स्टिमुलस। टैक्सिस क्या है? जैसे कि कोई केमिकल हो और उसके रिस्पॉन्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बिहेव कर रहे होते हैं, तो वो उसको हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और बिहेवियर है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या है? दैट इज ग्रोथ मूवमेंट्स रिलेटेड टू डायरेक्शनल स्टिमुलाई। ट्रॉपिज्म में हमारे पास फोटोट्रॉपिज्म आ जाती है, जियोट्रॉपिज्म आ जाती है, हाइड्रोट्रॉपिज्म आ जाती है। फोटोट्रॉपिज्म मतलब कि लाइट की तरफ ग्रोथ हो रही हो, या जियोट्रॉपिज्म के जो ग्रेविटी के साथ साथ ग्रोथ हो। सेम इज द केस फॉर हाइड्रोट्रॉपिज्म के पानी जहाँ पे मौजूद हो उस साइड पे ग्रोथ हो रही हो। तो ये सारे जो बिहेवियर्स हैं ये ट्रॉपिज्म के अंडर आ जाते हैं। फिर हमारे पास कुछ बिहेवियर्स नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स भी होते हैं। नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स में ये होता है कि एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो पर्टिकुलर मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि उस स्टिमुलस के बगैर भी कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो शो होते रहते हैं। नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स में हमारे पास हमारे रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं, इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं, हमारे इमोशंस, हैबिट्स और जो सेंटिमेंट्स हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स हैं तो हम इनको बहुत इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बट ये नॉन ओरिएंटेशन होते हैं। ये जो चीज़ें हैं किसी एक फिक्स्ड स्टिमुलाई के रिजल्ट में नहीं आ रहे होते। जो हमारे इमोशंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, उनके लिए कोई एक खास पर्टिकुलर स्टिमुलेंट नहीं होता, तो इसलिए हम उन्हें नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स कहते हैं। अब नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स में एक टाइप है रिफ्लेक्स की। अ रिफ्लेक्स इज एन ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू चेंजेस अकरिंग इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द
बॉडी। रिफ्लेक्स ऐसे ही है जैसे अगर आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो एकदम से आप हाथ पीछे कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? कि आपकी स्किन भी ने डिटेक्ट कर लिया कि ये जो हीट है ये बहुत ज़्यादा है एंड इट कैन कॉज हार्म, तो हाथ पीछे हो गया। तो ये आपका एक रिफ्लेक्स है। इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। देन वी हैव इंस्टिंक्ट्स। Instincts are unlearned, inherited, fixed action pattern of responses or reactions to certain kind of stimuli. अब जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो क्या होते हैं? वो इनेट होते हैं और इनबॉर्न बिहेवियर्स होते हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। यानी कि हमारा इंस्टिंक्ट है कि अगर हमें किसी चीज़ से डर लगता है, फॉर एग्जांपल आपको सांप से डर लगता है, आप देखते हैं, आप जब भी सांप को देखेंगे आप उससे दूरी भागेंगे। आग है वो उसके आप बहुत करीब नहीं जाएंगे कि इट कैन हार्म यू। तो ये आपका इंस्टिंक्ट है, ये इंस्टिंक्टिवली आपको पता है कि आपने ये काम नहीं करना। इंस्टिंक्ट ऐसे ही है जैसे एक फिश को या एक बर्ड को पता होता है कि उसने किस टाइम पे माइग्रेशन करनी है। इवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ वो इंस्टिंक्टिवली वो चीज़ उसके अंदर होती है, सो दे नो हाउ टू माइग्रेट। फिर बिहेवियर्स में हमारे पास लर्निंग आ जाती है। अब लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब लर्निंग में डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहली है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब है किसी चीज़ की आदत हो जाना। लाइक एन एनिमल लर्न्स टू इग्नोर अ रिपीटेड इररेलेवेंट स्टिमुलस। तो वो एक एनिमल जब एक बार बार एक चीज़ होती रहती है तो वो उसको इग्नोर करना सीख जाता है, उसकी आदत बन जाती है। देन वी हैव इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग में क्या होता है कि अ वेरी यंग एनिमल फिक्सेस इट्स अटेंशन ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद विच इट हैज़ विजुअल, ऑडिटरी और टेक्टाइल एक्सपीरियंस एंड देयरआफ्टर फॉलोज द ऑब्जेक्ट। यानी एक बहुत ही यंग एनिमल जो सबसे पहली चीज़ देखता, सुनता या उससे इंटरैक्ट करता है उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। ये यूजुअली जो गीज़ हैं या आपने बत्तख देखी होगी, उसके जो बच्चे हैं वो पैदा होते हैं तो वो अपनी माँ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये इम्प्रिंटिंग होती है और इसी से वो अपने सारे जो आगे जो सर्वाइवल टेक्निक्स हैं और रहने के तरीके होते हैं वो सीख लेते हैं। Then we have classical conditioning. अब classical conditioning क्या है कि when an organism learns the same response for two different stimuli which are given to the animal simultaneously is called classical conditioning. अब classical conditioning जो है वो perform की जाती है experimentally कि एक organism है, जैसे कि एक dog को ट्रीट्स खिलाई जाती हैं या कोई फूड दिखाया जाता है तो उसके मुंह से जो है राल टपकना शुरू हो जाती है कि दिस इज समथिंग टेस्टी। पर उसी के साथ अगर हम उसी टाइम पे बेल बजाएं तो उसका जो ये बिहेवियर है वो राल टपकने वाला वो बेल बजने की आवाज़ के साथ भी एसोसिएट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। देन वी हैव ट्रायल एंड एरर लर्निंग। व्हेन एन एनिमल learns a response to a particular stimulus after many unsuccessful tries is called ट्रायल एंड एरर लर्निंग। यानी कोई जानवर बार बार मिस्टेक्स करके कोई एक चीज़ सीख लेता है कि ये काम ऐसे होता है तो उसको हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग कह देते हैं। फिर हमारे पास लेटेंट लर्निंग आती है। व्हेन एन एनिमल लर्न्स अ रिस्पॉन्स फॉर अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इन इट्स रूटीन विदाउट हैविंग एनी पनिशमेंट और रिवॉर्ड, but sometimes when the animal is particularly exposed to that stimulus, it quickly responds to it by recalling the previous experience. यानी कि डेली लाइफ में वो काम होता रहता है और कोई ख़ास स्टिमुलस नहीं चाहिए होता, बट अगर कोई स्टिमुलस आए उससे रिलेटेड तो वो एनिमल प्रीवियस एक्सपीरियंस से वो चीज़ रिकॉल कर सकता है और क्विकली और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे सकता है। इसको कहते हैं लेटेंट लर्निंग। देन वी हैव इनसाइड लर्निंग। अब इनसाइड लर्निंग जो है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स होती है। उसमें जो मेंटल प्रोसेसेस यूज़ होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि एक एनिमल जो है उसको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा होता है। अ मेंटल ट्रायल एंड एरर प्रोसेस एनालाइजिंग द पॉसिबिलिटीज फॉर द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बिफोर सेटिंग आउट टू टैकल इट। कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सारी पॉसिबिलिटीज़ को एनालाइज करना कि ये वाला प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो सकता है, दैट इज इनसाइड लर्निंग। फिर बिहेवियर की एक टाइप है दैट इज सोशल बिहेवियर। Many species of insects and most vertebrates show a variety of hostile or friendly behavioral activities associated with numbers of individuals living together. This is known as social behavior. कि जब एनिमल्स जो हैं या वर्टिब्रेट्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं वो हार्मफुल बिहेवियर भी हो सकता है और फ्रेंडली भी हो सकता है, तो उस बिहेवियर को ओवरऑल हम सोशल बिहेवियर कहते हैं।
अब सोशल बिहेवियर में होस्टाइल और हेल्पफुल जो है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शंस भी हो रही होती हैं। उसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जो बीज हाइव हैं यानी जो शहद की मक्खियाँ होती हैं उनके छत्ते में ये चीज़ फॉलो हो रही होती है कि कुछ होस्टाइल इंटरैक्शंस होते हैं और कुछ हेल्पफुल भी होते हैं। होस्टाइल ऐसे होते हैं कि जो ओल्ड वर्कर बीज होती हैं वो बीज जो अपना काम नहीं कर सकती, बूढ़ी हो चुकी हैं, जो उसमें उनके अगेंस्ट यंग वर्कर बीज जो हैं वो उनको मार देती हैं। क्यों? कि एक हॉस्टाइल बिहेवियर है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है या ये इंडिविजुअल है ये किसी काम का नहीं रहा। फिर जो हेल्पफुल इंटरैक्शन है वो क्या होती है कि उसी छत्ते के अंदर जो डिफरेंट बीज हैं उनके डिफरेंट काम होते हैं, उन्हें ड्यूटीज़ जो हैं वो बांटी होती हैं। वो क्या होती हैं कि वर्कर बीज जो है उन्होंने नेक्टर यानी जो रस है वो कलेक्ट करना है और उसको हनी में कन्वर्ट करना है। ड्रोन्स जो हैं वो मेल होते हैं और उन्होंने एग्स को फर्टिलाइज करना होता है, और क्वीन जो है उसका सिर्फ एक काम है कि वो अंडे देगी। तो ये इन तीनों ने आपस में काम बांटे हुए हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, तो ये एक हेल्पफुल बिहेवियर है। फिर नेक्स्ट चीज आती है एनिमल सोसाइटी एंड एग्रीगेशन। अब सोसाइटी क्या है? अ सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर्स बिहेवियर्स इन डिफरेंट वेज। अब सोसाइटी के एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आए कि अ हाइव ऑफ बीज, पैक ऑफ वुल्व्स, स्कूल ऑफ फिशेस, ये सारे जो हैं ये सोशली एक दूसरे से इंटरैक्ट भी करते हैं और ये सोसाइटीज बनाते हैं। On the other hand, we have aggregation. अब aggregation क्या है? A simple aggregation is a group of animals that may be together but do not interact behaviorally. यानी कि वो साथ तो रह रहे हैं बट उन्होंने कोई ड्यूटीज नहीं बांटी हुई, वो मिलजुल के कोई काम नहीं कर रहे, कुछ खास इंटरैक्शन नहीं हो रहा। उसमें जो परिंदे हैं यूजुअली वो एक फ्लॉक की फॉर्म में ज़रूर मूव कर रहे होते हैं, लेकिन फ्लॉक के अंदर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई आपस में ड्यूटीज़ बांटी हुई हैं, वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो उसे हम एग्रीगेशन कह देते हैं। इसी तरह जो ज़ीब्रास हैं या बफलोज हैं वो भी रहते जो हैं वो इकट्ठे ही हैं, लेकिन वो इंटरैक्ट उस तरह से नहीं करते, तो उसको हम सोसाइटी नहीं कहते। बिहेवियर की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं एग्नोस्टिक बिहेवियर। अब एग्नोस्टिक बिहेवियर इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ थ्रेट्स or actual combat that settles dispute between individuals in a population. अब जो एग्नोस्टिक बिहेवियर है उसकी डिफरेंट टाइप्स है कि डिस्प्यूट्स किस तरह से सेटल किए जा सकते हैं और किस तरह से स्पीशीज का सर्वाइवल को पॉसिबल बनाया जाता है। उसमें पहली चीज़ है टेरिटोरियल बिहेवियर। अब टेरिटोरियल बिहेवियर इज द डिफेंस ऑफ एन एरिया बाय एन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट मेंबर ऑफ द सेम और डिफरेंट स्पीशीज। यानी कि टेरिटरीज डिफाइन की जाती हैं थ्रू एग्रेशन कि किस तरह से इस टेरिटरी में कौन रहेगा। वो सेम स्पीशीज के दरमियान में भी हो सकती हैं और डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में भी हो सकते हैं। फिर इसी में जो दूसरा बिहेवियर है दैट इज डोमिनेंस हियरार्की। अब डोमिनेंस हियरार्की में क्या होता है कि ईच एनिमल एस्टैब्लिशेस अ रैंक दैट डिटरमिन्स इट्स एक्सेस टू रिसोर्स। The dominant individuals obtain most access to the resources needed for reproduction, including food, space and mates. यानी कि अगर बहुत सारे जानवर वहाँ पे इकट्ठे हैं तो उसमें से एक हिरार्की इस्टेब्लिश होती है थ्रू डिफरेंट बिहेवियर्स कि इसमें से कौन सा जानवर जो है वो इनका लीडर है या कौन सा जानवर के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जाएंगे। उसमें एक एग्जांपल है जो मुर्गियाँ जो हेन्स हैं, अगर अनरिलेटेड हेन्स को इकट्ठा छोड़ दिया जाए तो व्हाट दे डू इज कि वो एक दूसरे को मारती हैं, उसको हम पैकिंग कहते हैं। वो जब मारती हैं तो उसके बाद उसमें एक जो है हिरार्की डिज़ाइन हो जाती है कि एक अल्फा हेन है। अल्फा हेन जो है वो सबसे ऊपर है। वो उसके बाद जब एक हिरार्की डेवलप हो जाती है तो वो दूसरों को मारती नहीं है, बट उसको सबको पता होता है कि ये हेन लीडर है, इससे किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी, और बाकी हेन्स उसके अंदर आती हैं। और इसी तरह अल्फा के बाद बीटा भी होती है और बाकी हिरार्की वाइज नीचे 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 जाते रहते हैं और वो दूसरों पे डोमिनेंस अपनी मेंटेन करते हैं। फिर एक बिहेवियर है ऑल्ट्रिज्म का। ऑल्ट्रिज्म का मतलब है द प्रिंसिपल ऑफ लिविंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के लिए जीना या अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर देना। ऑल्ट्रिज्म refers to any behavior that endangers an individual organism or reduces its reproductive success that benefits other members of its species. यानी कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जो उस ऑर्गेनिज्म के लिए पर्टिकुलरली बेनिफिशियल भी नहीं है और उसका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस को भी कम कर रहा है, बट वो समहाउ उसके जो साथ के एनिमल्स हैं, ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं, उनको फ़ायदा दे रहा है, तो वो ऑल्ट्रिज्म में आता है। और ये ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर जो है ये थ्रू आउट फॉलो
होता है एनिमल किंगडम में। सो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में हमने बिहेवियर की हर टाइप को ब्रीफली देख लिया है कि वो क्या होती है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं हर चीज़ को ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर ज़ैनुल आरफीन फ्रॉम tutoria.pk।